नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत में बेकाबू होते कोरोना का आंकड़ा आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4,01,078 नए केस सामने आए। तो भारत में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 4,01,078 नए केस आए और बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4,187 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर यह बड़ी खबर। भारत में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4,01,078 नए केस सामने आए, जबकि 4,187 लोगों की मौत हुई है। लगातार कोरोना के ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। 4 लाख से ज्यादा आंकड़े पिछले 24 घंटे में सामने आए। बीते कई दिनों से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कोरोना के लगातार सामने आने वाले आंकड़े। पिछले 24 घंटे में देश में 4,01,078 नए केस सामने आए हैं और मौत की अगर बात करें तो काफी परेशान करने वाले ये आंकड़े हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मीटर देश का बता दे रहे हैं 24 घंटे का सूरत हाल। 4,01,078 नए केस सामने आए, जबकि 4,187 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। तो ये आंकड़े बेहद चिंताजनक, परेशान करने वाले आंकड़े। देश का कोरोना मीटर हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे का सूरत हाल। 24 घंटे में 4,01,078 नए केस देश में कोरोना के सामने आए और 24 घंटे में जो मौत के आंकड़े हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। रिकॉर्ड 4,187 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो भारत में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां जाकर ये आंकड़े रुकेंगे, कैसे इन आंकड़ों को, कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जाए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। वहीं आंकड़ों की बात करें तो 4,01,078 नए केस पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए। भारत में लगातार बेकाबू हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,01,078 नए केस सामने आए, तो वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की मौत हो गई कोरोना से। एक्टिव केस 37,23,000 से ज्यादा है देश में। लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,01,078 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4,187 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। सुबह 10:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कोरोना नियंत्रण के अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से पैर पसार रहा है उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री भी गंभीर है और ऐसे में अधिकारियों के साथ सुबह 10:30 बजे बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। कोरोना के नियंत्रण और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। कल लगभग 3.5 लाख डोज उत्तराखंड पहुंची थी, जिसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन में भी तेजी आई थी। ऐसे में उत्तराखंड में लेकिन कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। रवि, उत्तराखंड में कोरोना का क्या कहर है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताइए मुख्यमंत्री की जो आज बैठक होने वाली है, कितने गंभीर है मुख्यमंत्री और इस बैठक में अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री? कौशल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 10:30 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री वर्चुअली माध्यम से जो तमाम जिलाधिकारी हैं उनके साथ जुड़ेंगे, स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनके साथ जुड़ेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड में कोविड की हर एक जिलों में किस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी फीडबैक ली जाएगी और इसके साथ ही क्या प्रभावी नियंत्रण इसको लेकर करने हैं वो भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी तक लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो भी पाबंदियां हैं, जो भी बंदिशें हैं, उनको क्या बढ़ाया जाना है या फिर उन पर कुछ रियायतें दी जानी है, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण मंथन आज इस बैठक में होगा। 10:30 बजे बैठक है। इसके साथ ही जैसे ही कल भी 3.5 लाख के करीब डोजेज जो है उत्तराखंड में पहुंची हैं वैक्सीन की और वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि 1 मई से एक अभियान शुरू करना था जो 18 से 45 वर्ष के बीच होना था,
जो अभी तक उत्तराखंड में शुरू नहीं हो पाया है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और इस अभियान को कब तक शुरू किया जाएगा और उसको लेकर कितनी जो वैक्सीन की डोज की जो डिमांड दी गई थी वो कब तक उत्तराखंड पहुंचेगी, ये एक महत्वपूर्ण है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री की, जिसमें तमाम आलाधिकारी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर तमाम जिलाधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे, अपने जिलों की स्थिति बताएंगे कि उनके जिलों में कोविड की क्या स्थिति है और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए वो क्या उपाय उस पर कर रहे हैं और क्या उपाय करना चाहते हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से वो बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए जाएंगे। बिल्कुल रवि, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी मुख्यमंत्री की। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी अगली खबर पे आपका रुख करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 9,642 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 137 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,043 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। यह आंकड़ा काफी कम है जो संक्रमित मिल रहे हैं उसके मुकाबले। राज्य में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात कर ले तो 67,691 एक्टिव केस हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 3,979 केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है। दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए पहल की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बता दें देहरादून से ही। गुजरात के कच्छ से देहरादून पहुंचा है ऑक्सीजन से भरा टैंकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के कच्छ से देहरादून पहुंचा है ऑक्सीजन से भरा टैंकर। सांसद, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ऑक्सीजन का यह टैंकर मंगवाया है उत्तराखंड के लोगों के लिए। एडीएम की निगरानी में ऑक्सीजन के सिलेंडर को उतरवाया जा रहा है। देहरादून से हमारे संवाददाता रवि मौके पर मौजूद है, सीधा रुख करेंगे रवि का। रवि, जो ऑक्सीजन टैंकर आया है, ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारा जा रहा है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, ये दिखाइए दर्शकों को। जी कौशल, देखिए गुजरात से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने करीब 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो उत्तराखंड पहुंचाए हैं। मैं देहरादून में इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं। ये ट्रक है जहां से जो गुजरात से देहरादून पहुंचा है और उसके जो जितने भी सिलेंडर हैं उनको यहां से उतारा जा रहा है। इन सिलेंडर्स की खास तौर पर बात यह है कि इनकी क्षमता अन्य सिलेंडर से काफ़ी अधिक है। 100 इनकी संख्या है जो बताई जा रही है और इनसे जो उत्तराखंड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें चल रही हैं वो निश्चित तौर पर दूर हो सकेंगी। तो एक पहल थी और जिस तरीके से जो गुजरात से ट्रक चला और अब जाकर ये देहरादून पहुंच गया है, सिर्फ देहरादून या मैदानी इलाकों के लिए ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन के इन सिलेंडरों को वितरित किया जाएगा। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट प्रदेश में रहेगी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इन तमाम सिलेंडर्स को उन अस्पतालों में दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलेंडर्स पहुँचे हैं। अभी इनको जो यहाँ पर जो एडीएम है वो यहाँ पर आए हैं और उनकी निगरानी में जो है इन सिलेंडर्स को यहाँ पर रखा जा रहा है। ये जैम्बू सिलेंडर्स हैं, इनकी खास तौर पर इनकी क्षमता भी अधिक होती है और ये इनको जब रिफिल एक बार किया जाए तो इनको काफ़ी समय तक जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हम इनको कह सकते हैं कि ये आधुनिक हैं और इनसे निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की उतनी किल्लत नहीं है जितनी सिलेंडर्स की किल्लत है और यही एक वजह है कि अगर 100 सिलेंडर पहुंचे हैं तो एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। जी, क्या अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं? जिस तरह से बात की जा रही है कि एडीएम की निगरानी में इन ऑक्सीजन सिलेंडर को उतरवाया जा रहा है, क्या अधिकारियों से कुछ बात हो सकती है कि इन सिलेंडरों को किन किन अस्पतालों में भेजा जाना है, क्या किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है जिससे लोगों को राहत मिले? जी बिल्कुल कौशल, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से जो सिलेंडर्स हैं यहाँ से ये उतारे जा रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एडीएम है, एडीएम की निगरानी में सब तमाम कार्य हो रहे हैं। मैं एक बार सर से कोशिश करूंगा कि मैं सर से बात कर लूं। सर, आप लाइव हैं एबीपी पर, गंगा पर। जो सिलेंडर सर आए हैं वो कितने हैं, इनकी क्षमता क्या है, क्या कुछ इनके बारे में सर? ये 100 सिलेंडर्स आए हुए हैं, गुजरात से आए हैं और ये राज्यसभा सांसद माननीय अनिल बलूनी जी उनके सहयोग से प्राप्त हुए हैं हमें। और ये जंबो डी टाइप सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं वो हैं और इनके आने से काफ़ी राहत मिलेगी। जो जहाँ पे ज़रूरत होती है तो हम इसको यहाँ पे भेज सकते हैं और हो सकता है इसको कुछ सिलेंडर्स पहाड़ी जनपदों में भी भेजे जाएंगे। सर, अभी इनको यहाँ पर रख रखाव किया जा रहा है, फिर इसका वितरित किया जाएगा? हाँ, अभी इसको क्योंकि ये सिलेंडर खाली हैं, अभी हम इसको क्योंकि ट्रक जो है उसको अनलोड कर रहे हैं, उसके बाद इनको रिफ़िल करा के फिर इसको यूज़ में लाया जाएगा। तो बिल्कुल अब इनको रिफ़िल किया जाएगा, उसके बाद इनको यूज़ किया जाएगा। इस तरफ आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम जो सिलेंडर हैं यहाँ पर रखे गए हैं, इनकी संख्या 100 है। ये बड़े सिलेंडर हैं, जैम्बू सिलेंडर हैं और इनसे एक बड़ी राहत उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार किल्लत जो चल रही है उसको देखते हुए एक बड़ी राहत है। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की बात करें तो उन्होंने पहले भी जो है उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लगातार वो प्रयासरत हैं
और जो अभी भी जो सिलेंडर आए हैं एक बड़ी राहत है, क्योंकि इस कोरोना काल में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों के बीच बहुत ज़रूरी है कि खास तौर पर इन सभी किल्लतों को दूर करने के लिए सभी लोग आगे आ सकें। जी कौशल। बिल्कुल, एक काफी राहत मिलेगी उत्तराखंड के लोगों को जिस तरह से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये पहल की है। रवि, लेकिन जो आंकड़ा है कोरोना का उस पर आ जाते हैं। 9,500 से ज्यादा का आंकड़ा है, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 7 और उसके बाद 9,000 के पार ये आंकड़ा हो गया है। ऐसे में ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा, जबकि कोरोना कर्फ्यू लागू है, 10 मई तक तमाम बंदिशें हैं। क्या किस तरह क्यों ये आंकड़ा बढ़ रहा है? क्या कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन नहीं कर रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं? आखिर इन आंकड़ों पर लगाम कब लगेगी? कौशल, देखिए पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वो जब लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो लोगों को और ज़्यादा कहीं ना कहीं ये चुनौतियां हैं जो कि लगातार पैदा हो रही हैं। अगर हम बात करें तो जहां तक सवाल है कि आखिर कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने में हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे की बड़ी वजह है क्योंकि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे राशन की दुकानों की हम बात करें या फिर अन्य जो आवश्यक सामग्री है उनकी बात करें, फल और सब्जियों की बात करें, तो इसको लेने के लिए इनकी वजह बताकर लोग घरों से बाहर अभी भी हैं। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर है कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, लोगों को अब खुद अपनी जिम्मेदारियां तय करके इन सब चीज़ों को देखते हुए खुद को घर पर रखना होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लगातार देखेंगे तो लोगों की मांग है संपूर्ण लॉकडाउन की, लेकिन लोगों को खुद अवेयर होने की ज़रूरत है। स्थिति अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बेकाबू देहरादून में है और देहरादून कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है, ये कहने में भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में लगातार जो शहरी क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित तो हैं ही, लेकिन अगर ये भी खबरें हैं कि कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पूरे गाँव के गाँव बीमार हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या अब लोगों के सामने पैदा हो जाएगी, क्योंकि कोरोना की दस्तक पहाड़ी जिलों में हो चुकी है, गाँव में हो चुकी है और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं हैं। बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें अगर शुरू होती हैं तो आने वाले समय में चिंता और ज़्यादा बढ़ सकती है। लोग ज़्यादातर वहाँ पर अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, पहाड़ी ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचे, क्योंकि अस्पतालों की कमी है, जो स्टाफ है उसकी कमी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद चिंताजनक हालात हैं, क्योंकि आंकड़े उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार एक्शन में है। सीएम ने शुक्रवार को रायपुर स्टेडियम में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां मुख्यमंत्री ने 30 बेड के आईसीयू वार्ड का जायजा लिया। आपको बता दें, यह आईसीयू में 5 बाईपेप मशीन भी लगाई गई हैं। सीएम ने कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए डॉक्टरों और स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों के लिए दूसरी सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए। 10-15 दिन पहले भी मैं यहाँ पे आया था और यहाँ की स्थिति से मैं अवगत हुआ। इसमें 500, 450 ऐसे ब्लड की यहाँ बात की थी, 950 के लोग। उस समय भी मुझे लगता है कि 70-75 यहाँ पे पेशेंट थे और हमने उसको बढ़ाने की बात की थी कि इसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड अधिक बढ़ जाएं, साथ में डॉक्टर और भी कर्मचारी जो हैं यहाँ बढ़ाने चाहिए। तो हमने तब से आज पाया कि कुछ तो बड़ी हैं, अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही माननीय विधायक अपने काऊ जी ने, शर्मा जी ने भी अपनी ओर से जो हमने एक स्वीकृत किया था कि कोविड में लोग अपना लगा सकते हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चीज़ें यहाँ पे मंगाई अपनी गवर्नमेंट से, तो भी हमने देखा है। इसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो मैं उनका आभार करता हूँ कि उनके जो 1 करोड़ के विधायक निधि के विधायक को दिया, उसमें हमने आज और अपने सभी डॉक्टर्स और जितना हमारा कनिष्क हॉस्पिटल और जो हमारे साथी इस काम में लगे थे, ये काम 2 दिन पहले हो जाता है। मेरे पत्नी के बड़े भाई मेरे साले का निधन हो गया था, इसलिए 2 दिन ज़्यादा लग गए। इसके अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत ऋषिकेश भी पहुंचे, जहां के आईडीपीएल ग्राउंड में 500 बेड के निर्माणाधीन कोविड हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऋषिकेश के साथ ही हल्द्वानी में भी 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो डीआरडीओ की मदद से बन रहा है। प्रधानमंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी के
द्वारा बात करने पे ये DRDO की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर कोरोना की चेन तोड़नी है तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना जरूरी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोविड से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसके लिए लकड़ियां मुफ्त देगी। इसके अलावा हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी अलग से स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ये कहा है कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि उत्तराखंड में कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोविड से किसी की मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए उनको, उनके परिजनों को मुफ्त लकड़ियां दी जाएंगी। माना स्वास्थ्य मंत्री अलग हो और मुख्यमंत्री, तो कुछ चीज़ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री निचले स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री देखता रहे और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मुख्यमंत्री मदद कर दे, तो डबल फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि ये निर्णय विभागों का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का होता है और इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। देखिए, मैं क्योंकि वो फिर बड़ा विवाद हो जाता है। मैं अभी पिछले दिनों अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो बड़ी चर्चा हो गई कि भाई मैंने लॉकडाउन की मांग की। सही मायने में मैं आज आपको बताऊं, अगर हमें उत्तराखंड को बचाना है तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए, जब जगो तभी सवेरा है। अगर देर हो गई फिर मैं सोचता हूँ कि फिर कोई हमें माफ़ नहीं करेगा। तो वन मंत्री हरक सिंह रावत को आपने सुना जो कह रहे थे कि अगर देर हो गई तो फिर कोई माफ नहीं करेगा। उन्होंने वकालत की है पूर्ण लॉकडाउन की उत्तराखंड में। और इसी बीच बड़ी खबर बागेश्वर से आ रही है, जहां खाई में कार गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हैं। कुल 4 लोग इस कार में सवार थे। ये कार खाई में गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। गरुड़ तहसील के ज्वाड़ा स्टेट में यह हादसा हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बागेश्वर से बड़ी खबर, खाई में गिरी कार, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल। गरुड़ तहसील के ज्वाड़ा स्टेट में यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार गहरी खाई में जा गिरी, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बड़ी खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के सतपुली इलाके में एक 76 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद उसके आसपास के कोई भी लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे समय में सतपुली पुलिस के थाना प्रभारी संतोष पेटवाल खुद अपने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर बुजुर्ग का शव घर से उठाकर निकट घाट पर ले गए और वहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया। तो एक तस्वीर पुलिस की ये भी सामने आ रही है, काबिले तारीफ पुलिस की पहल। जब अपनों ने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया, वो आगे नहीं आए, तो ऐसे में पुलिस कर्मी आगे आए। पुलिस की दरियादिली देखने को मिली है। पौड़ी में बुजुर्ग के शव को ले जाया गया निकट शमशान घाट पर, जहां पर उनका अंतिम संस्कार पुलिस कर्मियों ने करवाया। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, फौरन वापस लौटते हैं। बात करते हैं कोरोना के कहर के बाद आसमान से बरसती आफत की। बड़कोट में आसमानी आफत बरसी है। गोडर पट्टी इलाके में बारिश ऐसी बरसी कि तबाही ले आई। खेत खलिहान तबाह हो गए, किसानों की फसलों पर पानी फिर गया। यमुना घाटी के बड़कोट इलाके में भी कुदरत कहर बरपा रहा है। गोडर पट्टी के ग्राम पंचायत जांदड़ू और खिरमू क्षेत्र में देर रात आसमान से आफत बरसी।
बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कुदरत के कहर में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों के खेतों और फसलों को पहुंचा है। खेतों में मलबा भर जाने से फसल तबाह हो गई। ग्राम जानू में बादल फटने के कारण जो है काफ़ी तबाही हुई है, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आके जो है गांव में आके मुआयना करें। गांव के स्कूल की 4 दीवारी भी सैलाब की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे प्राथमिक स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। गांव को जाने वाले पैदल रास्ते और पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। ग्रामीणों की माने तो जिस समय बादल फटा तब उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी थी। सुबह देखा तो खेतों में मलबा भरा था, फसलें चौपट हो चुकी थी और हर तरफ तबाही का मलबा फैला हुआ था। ग्रामीण प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी में कुछ तो राहत मिले। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में भी कुदरत ने कहर बरपाया था। स्थानीय विधायक ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। विधायक ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य। उत्तरकाशी में आसमानी आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हर तरफ पानी और मलबा बिखरा है। कुमराडा गांव में बरसी कुदरती आफत का जायजा लेने के लिए यमुनोत्री विधायक पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना। एक बार फिर से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस आपदा में कोई जनहानि नहीं हुई, ये थोड़ा राहत की बात है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको जल्दी ही प्रशासन को, तहसील प्रशासन को मैंने उसी दिन यहाँ मौके पर भेज दिया था। दूसरे दिन जिला प्रशासन के अधिकारी भी, जिलाधिकारी को भी यहाँ मौके पर भेजा था। आज मैं स्वयं आया हूँ और जल्दी ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। कुमराडा गांव में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। गांव में बिजली और पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। इसके साथ ही संपर्क मार्ग भी बहाल कर दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि गांव से ज्यादातर परिवारों को सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई गई है। बीते सोमवार को चिन्याली सौड़ के कुमराडा गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। गांव के बीच से बहने वाले बरसाती गदेरे में उफान आने से पानी और मलबा लोगों के घर, दुकान और खेतों में जा घुसा था। आपदा से क्षतिग्रस्त भवन, खेत खलिहान, मवेशी और फसल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रशासन नुकसान का मुआवजा देने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर सिंह की रिपोर्ट।